रुको, क्या आपने नॉर्सेट 9 एग्जाम में सीपीआर के इन क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे? आपको पता है नॉर्सेट 9 में सीपीआर से 5 क्वेश्चंस आए थे। सोच के देखो, आईसीयू में पेशेंट कोलैप्स करता है और आप ही पहले पहुंचते हैं। आपका एक डिसीजन पास या फेल और पेशेंट के लिए लाइफ या डेथ। अब सवाल है, क्या आपको सीपीआर के करेक्ट स्टेप्स, डोजेज, शॉक, टाइमिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, या बस रट्टा मारा हुआ है जो एग्जाम हॉल में या इमरजेंसी में आपको कंफ्यूज कर? इस वीडियो में हम देखेंगे रियल लाइफ क्लिनिकल एमसीक्यूज ऑन सीपीआर एग्जैक्टली नॉर्सेट लेवल के। डोंट मिस दिस, वरना कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। चलो शुरू करते हैं सीपीआर द रियल एग्जाम सेवर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए 62-year-old मैन सडनली कोलैप्स इन द आईसीयू। ही इज अनरेस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग। यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर एट द बेड साइड एंड नो वन हेल्स हैज अराइव येट। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन? क्वेश्चन में पूछा है 62-year-old मैन आईसीयू में कोलैप्स हो जाता है, वो अनरेस्पॉन्सिव है और नॉट ब्रीदिंग है। आप फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं, बेड साइड पहुंचने वाले, कोई और अलावा आपके अलावा आया नहीं है, तो आपका फर्स्ट इमीडिएट एक्शन क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, अनरेस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। परफॉर्म ए कैरोटिड पल्स चेक फॉर अप टू 10 सेकेंड्स। ऑप्शन बी, बिगिन हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। ऑप्शन सी, एस्टेब्लिश आईवी एक्सेस एंड प्रिपेयर एपीनेफ्रिन। ऑप्शन डी, स्टार्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन वाया द वेंटिलेटर फर्स्ट। ठीक है, सीपीआर कब स्टार्ट करना है आपको हमेशा पता होना चाहिए। पेशेंट होना चाहिए अनरेस्पॉन्सिव, नॉट ब्रीदिंग और गैस्पिंग। इस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं और हमें ऑप्शन में दो कंडीशन दी गई है, अनरेस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग। ये दोनों कंडीशन इंडिकेट करती है हमें इमीडिएटली कंप्रेशन स्टार्ट करना है। पल्स चेक करने का वेट नहीं करना है। पेशेंट ऑलरेडी अनरेस्पॉन्सिव है, आप पेशेंट के पास गए, आपने पेशेंट को आवाज़ लगाई, शाउट किया, टैप किया, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ब्रीदिंग अपनी पेशेंट की देखी, कोई ब्रीदिंग नहीं थी, तो आपको सीधा पल्स चेक नहीं करना है। पल्स चेक में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंप्रेशन स्टार्ट कर देने हैं अनटिल आपके साथ में कोई दूसरा आ नहीं जाता है तब तक। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास में आया आंसर बी, बिगिन हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। पल्स चेक जो होती है वो करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर दो ऑप्शन अनरिस्पॉन्सिव और नॉट ब्रीदिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं तो पल्स चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीपीआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको इंडिकेशन मिल रहा है सीपीआर करने का, सीपीआर स्टार्ट कर देना है। बीपी चेक करने में, पल्स को 10 सेकंड से ज़्यादा चेक करने में, इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यू फाइंड ए कोलैप्स पेशेंट ऑन द फ्लोर नियर स्पिल्ड केमिकल कंटेनर, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? ठीक है, सिंपल सा पूछा है, स्पिल्ड केमिकल कंटेनर के पास में कोलैप्स पेशेंट आप देखते हैं, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? स्टार्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, पुल द पेशेंट इनटू ए सेफ एरिया बिफोर असेसिंग रेस्पॉन्सिवनेस, ensure scene safety before approaching then assess responsiveness, ऑप्शन डी, रिमूव पेशेंट्स क्लॉथ एंड चेक पल्स। इस तरह की कंडीशन के अंदर जहाँ पे हेजार्डियस कंडीशन हो, आपको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, तो पहले आपको सीन सेफ्टी देखनी है, अपनी सेफ्टी देखनी है। सीन सेफ्टी देखने के बाद में पेशेंट के अप्रोच करना है, पेशेंट को सेफ एरिया में लेके आना है और उसके बाद पेशेंट के रेस्पॉन्स को और सब कुछ चेक करना है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा इंश्योर सीन सेफ्टी बिफोर अप्रोचिंग द पेशेंट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, in an adult cardiac arrest, after 2 minutes of CPR, you quickly reassess. What is the maximum acceptable time you should spend checking a pulse? सिंपल से पूछा है, पेशेंट को सीपीआर हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम कितना देना चाहिए पल्स चेक करने के लिए? 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 10 सेकेंड। आपको याद रखना है 10 सेकेंड से ज़्यादा सीपीआर के दौरान पल्स को चेक करने में टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम है 10 सेकेंड, उससे कम के अंदर पल्स चेक करनी है। अडल्ट पेशेंट होता है तो हमें पता है कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। पीड्स कोई पेशेंट आ जाता है, पीड पेशेंट के अंदर हम कैरोटिड और फीमोरल चेक कर सकते हैं। इन्फेंट आता है, इन्फेंट के अंदर हम ब्रेकियल चेक करते हैं।
ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं, और न्यूबॉर्न होता है। न्यूबॉर्न के अंदर हम एस्कल्टेशन के थ्रू एपिकल पल्स चेक करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसी भी पल्स चेक करने के अंदर 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट इज फाउंड टू हैव एसिस्टोल ऑन कार्डियक मॉनिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट इंटरवेंशन। क्वेश्चन में दिया है पेशेंट को एसिस्टोल है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर पेशेंट है, तो हमारा एक्शन क्या होगा। ऑप्शंस हैं डिलीवर एसिंक्रोनाइज्ड डिफिब्रिलेशन, ऑप्शन बी स्टार्ट सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, ऑप्शन सी इनिशिएट हाई क्वालिटी सीपीआर एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी अटेम्प्ट ट्रांसक्यूटेनियस पैसिंग। ठीक है, एसिस्टोल एक रिदम है। ठीक है, एसिस्टोल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। हमें ध्यान रखना एसिस्टोल एक नॉन शॉकेबल रिदम है, इस कंडीशन के अंदर शॉक नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में डी फिब नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, फिर ऑप्शन सी एंड डी इनिशिएट हाई क्वालिटी सीपीआर एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन और अटेम्प्ट ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। एसिस्टोल के अंदर पेसिंग भी काम नहीं करती और हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी। कोई भी नॉन शॉकेबल रिदम आती है और पेशेंट में एसिस्टोल है तो उस कंडीशन के अंदर हमें इमीडिएटली कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अब शॉकेबल रिदम कौन कौन सी होती है। नॉन शॉकेबल हमें पता चला, शॉकेबल रिदम होती है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इन दो कंडीशन के अंदर हम डीफैब को यूज करते हैं शॉक देने के लिए। ठीक है, डीफैब से शॉक इसलिए दिया जाता है ताकि अनऑर्गेनाइज वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को रीसेट किया जा सके, मतलब पेसमेकर को एक तरह से हार्ट के पेसमेकर को रीस्टार्ट किया जा सके। ठीक है, अब नॉर्मल एक्टिविटी है, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है हार्ट में, उसको नॉर्मल करना है, उसको रीस्टार्ट करने के लिए डीफैब दिया जाता है। एसिस्टोल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट ही नहीं है हार्ट के अंदर, इसलिए डीफैब दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाइल परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन अ पेशेंट हु हैज एडवांस्ड एयरवे इन प्लेस, व्हाट शुड बी द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग सीपीआर। ये क्वेश्चन नॉर्सेट 9 में आया था। सीपीआर पेशेंट को हो रहा है और एडवांस एयरवे प्रेजेंट है, तो ब्रीदिंग रेट कितनी होगी, रेस्पिरेशन रेट हम कितनी रखेंगे वाया टीपीस। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। यहाँ हमारा आंसर होगा 10 बीट पर मिनट हमें रेस्पिरेशन रेट रखनी है। एडवांस एयरवे के दौरान 6 सेकेंड में एक रेस्पिरेशन देना है और ये पूरा रेस्पिरेशन साइकिल ओवर 1 सेकेंड का होगा। ठीक है, ये नॉर्सेट 9 में पूछा गया था। अब यहाँ पे ये केस अडल्ट में लागू होता है। अगर यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता पीड्स, तब यहाँ पे ये रेट हो जाती 20 to 30, और यही अगर न्यूबॉर्न होता तो न्यूबॉर्न में आती 30 ब्रीथ पर मिनट विद एडवांस एयरवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। While performing CPR, a patient is intubated with an endotracheal tube. What is the best method to confirm ET tube placement during CPR? ये भी नॉर्सेट 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, CPR के टाइम पे ET ट्यूब के प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। ऑप्शन ए चेक फॉर बायोलेटरल चेस्ट राइज, ऑप्शन बी चेक फॉर बायोलेटरल लंग साउंड, ऑप्शन सी चेक ET ट्यूब फॉगिंग, ऑप्शन डी चेक वाया कंटिन्यूस वेव फ्रॉम कैप्नोग्राफी। बायोलेटरल चेस्ट राइज, सीपीआर करते टाइम पे बायोलेटरल चेस्ट राइज असेस करना सही नहीं है। चेक फॉर बायोलेटरल लंग साउंड हम चेक करते हैं लेकिन ये कंफर्मेटरी बिल्कुल भी नहीं है। चेक फॉर ईटी फॉगिंग ये बिल्कुल नहीं होगा। चेक वाया कंटिन्यूस वेव फ्रॉम कैप्नोग्राफी, हमारा आंसर होगा EtCO2 वेव फ्रॉम कैप्नोग्राफी। EtCO2 का मतलब होता है पेशेंट के हम एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम CO2 को मेजर करते हैं। ठीक है, जो पेशेंट एक्सपायर कर रहा होता है जब हम उसको कंटिन्यूस ब्रीथ दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका सीपीआर में कैसे यूज होता है, इसका एक कनेक्टर होता है जो ईटी ट्यूब से
कनेक्ट किया जाता है, वेंटिलेटर ट्यूबिंग और ईटी ट्यूब के बीच में कनेक्ट किया जाता है, और वो कनेक्शन से एक वायर पेशेंट मॉनिटर में जोड़ा जाता है, कार्डियक मॉनिटर में जोड़ा जाता है, पेशेंट कार्डियक मॉनिटर में जोड़ा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर CO2 को मेजर करता है, जो एक्सपायरेटरी CO2 पेशेंट से आ रही उस CO2 को मेजर करता है। जब ईटी ट्यूब अगर राइट प्लेस होगी तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का CO2 एक्सेल ज़्यादा होगा, CO2 एक्सेल ज़्यादा होगा। तो अर्लियर ET CO2 लगाने से पहले अगर पेशेंट का ग्राफ ऐसे आ रहा था, ये CO2 लेवल है, ये CO2 लेवल है, और ET ट्यूब लगाने के बाद में ग्राफ ऐसे आने लगा, मतलब एक्सपायरेटरी CO2 बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि इंट्यूबेशन एकदम सही हुआ है। ये ग्राफ बढ़ने का एक अलग कंडीशन भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका अलग सिग्निफिकेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, while performing adult CPR for shockable rhythm VF pulseless VT, a shock is delivered, what is the correct dose and timing of adrenaline according to guideline? ये भी नॉर्सेट 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा है शॉकेबल रिदम हम पेशेंट को शॉक इसमें पूछा है शॉकेबल रिदम में हम पेशेंट को शॉक दे रहे हैं, उस दौरान ADR देने का टाइम क्या होगा शॉक में? व्हाट इज द करेक्ट डोज एंड टाइम ऑफ ADR अकॉर्डिंग टू करंट गाइडलाइंस? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है 10 mg एड्रीनलिन आफ्टर सेकेंड शॉक, ऑप्शन बी 0.1 mg एड्रीनलिन आफ्टर द थर्ड शॉक, ऑप्शन सी 1 mg एड्रीनलिन आफ्टर द सेकेंड शॉक, ऑप्शन डी 1 mg एड्रीनलिन आफ्टर द थर्ड शॉक। ठीक है, किस शॉक के बाद में एड्रीनलिन दिया जाएगा और कितना डोज दिया जाएगा? ठीक है, तो पहले तो अडल्ट पेशेंट है, तो हमें पता है कि अडल्ट पेशेंट के अंदर ADR का डोज होता है 1 mg। ठीक है, अब 1 mg तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कौन से शॉक के बाद में ADR दिया जाएगा? फर्स्ट शॉक, सेकंड शॉक, थर्ड शॉक। हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए हैं, सेकंड शॉक और थर्ड शॉक। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आफ्टर सेकंड शॉक, आफ्टर सेकंड शॉक हम ADR देते हैं शॉकेबल रिदम में। ठीक है, एम्योडोरन नहीं देते हैं, ADR देते हैं आफ्टर सेकंड शॉक। एंड आफ्टर थर्ड शॉक हम देते हैं एम्योडेरॉन। आफ्टर थर्ड शॉक हम देते हैं एम्योडेरॉन। 1 mg ADR हम सेकेंड शॉक के बाद देंगे, और 300 mg एम्योडेरॉन हम देंगे आफ्टर थर्ड शॉक। यहाँ पे एम्योडेरॉन आएगा थर्ड शॉक में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा एम्योडेरॉन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, आफ्टर थर्ड शॉक एम्योडेरॉन डोज है 300 mg, फर्स्ट डोज 300 mg होती है, एंड नेक्स्ट डोज होती है वो होती है 150 mg की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, a patient has fallen from a rooftop and spinal injury is suspected. Which emergency airway maneuver is most appropriate? रूफटॉप से फॉल का केस है और स्पाइनल इंजरी पेशेंट को सस्पेक्टेड है, तो कौन सा मैन्यूवर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, बोथ A एंड B, एंड डी है स्टार्ट CPR इमीडिएटली। यहाँ सिंपल सा आंसर है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, क्योंकि हमें हेड को मूव नहीं करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग अडल्ट CPR विथ एडवांस एयरवे EtCO2 remains persistently at 6 mg despite adequate appearing compression. What is the immediate interpretation? ये अगेन EtCO2 का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पूछा गया है कि पेशेंट के EtCO2 6 mmHg आ रहा है एडिक्वेट अपीयरिंग कंप्रेशन देने के बाद भी, तो इमीडिएट इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इस 6 mmHg का इंटरप्रिटेशन हम क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए है EtCO2 ऑफ 6 mmHg इंडिकेट गुड परफ्यूजन, ऑप्शन बी low EtCO2 suggests poor CPR quality, option C highly likelihood of return of spontaneous circulation, option D immediately given extra dose of epinephrine because EtCO2 is less than 10। ठीक है, आपको याद रखना है कि EtCO2 का लेवल ड्यूरिंग CPR हमेशा 10 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, 10 mmHg से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका CPR क्वालिटी अच्छा है, गुड है। इसका मतलब आपका कंप्रेशन अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया 6 mmHg जो कि 10 से कम है, तो 6 mmHg अगर आपका EtCO2 लेवल आ रहा है, आप CPR दे रहे हैं, इसका मतलब आपका CPR क्वालिटी पुअर है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? लो EtCO2 सजेस्ट पुअर CPR क्वालिटी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी हाईली लाइक्लीहुड ऑफ ROSC रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। ये कब होता है? ये तब होता है जब
हमारे पेशेंट में EtCO2 का लेवल 35 से अबव हो जाए। इस कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो रिवाइव हो रहा है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ा सा पीछे बताया भी था ये ग्राफ, ये 10 mmHg बॉर्डर लाइन है, इससे अबव हमें CPR के दौरान EtCO2 का लेवल चाहिए। अगर इससे बिलो है तो हमारे CPR की क्वालिटी कम है। हमें CPR की क्वालिटी कम है मतलब कंप्रेशन की क्वालिटी कम है, कंप्रेशन की क्वालिटी बढ़ानी है। ठीक है, कंप्रेशन अच्छा होगा, अगर कंप्रेशन अच्छा होगा तो हमें EtCO2 का ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा, 10 से अबव जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा, और जब रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन होगा तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि पेशेंट के अंदर से CO2 एक्सपायर हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है बॉडी के परफ्यूजन पे। पेशेंट का टिश्यू CO2 रिड्यूस कर रहा है, ब्लड उसको लंग्स तक लेके आ रहा है और लंग्स से CO2 बाहर निकल रही है, तो हमारा कंप्रेशन अच्छा होगा तो परफ्यूजन बढ़ेगा, परफ्यूजन बढ़ेगा तो ब्लड से CO2 लंग्स की तरफ जाएगी और लंग्स से CO2 बाहर जाएगी। तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि पेशेंट का CPR अच्छा हो रहा है। अगर CPR अच्छा नहीं होगा तो वो CO2 जो है बॉडी के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, EtCO2 का ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। While giving CPR, what should be the oxygen flow rate for the resuscitation bag? ये भी नॉर्सेट 9 का क्वेश्चन है। देखिए आप कितने क्वेश्चन आए हैं CPR से नॉर्सेट में। ठीक है, ऑप्शन ए 8 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 10 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 12 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 15 लीटर पर मिनट। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 15 लीटर पर मिनट। यहाँ हमारा गोल है हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन डिलीवर करना। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। During CPR, a rescuer is giving very fast bag ventilation. EtCO2 fall from 20 to 8. What is the most likely cause? ठीक है, CPR के दौरान एक रेस्क्यूअर बहुत ज़्यादा फास्ट बैग वेंटिलेशन कर रहा है और EtCO2 20 से 8 हो जाता है, तो क्या मोस्ट लाइकली कोज क्या होगा इस कंडीशन का? ऑप्शन ए इंप्रूव ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज वीनस रिटर्न, ऑप्शन सी इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर रिड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी ET ट्यूब ब्लॉकेज। जब हम CPR के दौरान एक्सेसिव वेंटिलेशन देते हैं, एक्सेसिव रेस्पिरेशन रेट देते हैं, तो पेशेंट का इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है। उस इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट का वीनस रिटर्न जो होता है हार्ट टू वो कम होता है। वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, परफ्यूजन नहीं होगा तो EtCO2 का लेवल जो हमें मेजर करना है, जो पेशेंट की एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम में होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, वो कम होने लग जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर होगा सी, इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर रिड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 13। During CPR on adult patient, a nurse is compressing very deeply and forcefully. The monitor shows good EtCO2 and chest recoil is adequate, but another staff worries about the rib fracture. What should you do? CPR के दौरान पे एक नर्सिंग ऑफिसर जो है वो अच्छे से डीपली कंप्रेशन दे रहा है और मॉनिटर में हमें EtCO2 का लेवल भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक न्यू स्टाफ है वो वरी करता है कि रिब फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन के अंदर? आपका रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन ए स्टॉप CPR एंड वेट फॉर द फिजिशियन एडवाइस, ऑप्शन बी आस्क द नर्स टू रिड्यूस कंप्रेशन डेप्थ बिलो गाइडलाइन, ऑप्शन सी कंटिन्यू कंप्रेशन एट रिकमेंडेड डेप्थ डिस्पाइट फ्रैक्चर रिस्क, ऑप्शन डी स्विच टू ओनली वेंटिलेशन अंटिल फिजिशियन इवेलुएट्स। जैसा कि पेशेंट का EtCO2 बता रहा है कि उसका कंप्रेशन का रेट अच्छा है, इस वजह से EtCO2 का ग्राफ एक्सपेक्टेड आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर हम कंप्रेशन की डेप्थ को कम करेंगे तो उस वजह से EtCO2 फॉल होगा, EtCO2 फॉल होगा तो पेशेंट कंडीशन और वर्स होगी। तो CPR हम स्टॉप नहीं कर सकते, कंप्रेशन की डेप्थ को हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा आंसर होगा कंप्रेशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, बिकॉज CPR के दौरान पे रिब फ्रैक्चर का चांसेस हमेशा रहता है। ठीक है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि CPR के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि एस्पिरेशन हो जाए, मोस्ट कॉमन में आता है एस्पिरेशन, CPR में होने के चांसेस रहते हैं। एस्पिरेशन, वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है CPR के। एक रिब फ्रैक्चर है, वो होने के चांस हमेशा रहते हैं। इंटरनल ब्रेन इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्रेन इंजरी हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है लॉन्ग केसेस में। ठीक है, तो ये CPR के कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। In a pediatric cardiac arrest, the physician order adrenaline at a dilution of 1:10,000.
for IV-IO use. Which preparation correctly makes this dilution from 1:1000 adrenaline? ये भी क्वेश्चन 909 में आया था। हमारे पास में अवेलेबल स्ट्रेंथ है 1:1000 और क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट के दौरान पे एड्रेनलिन का डोज 1:10,000 करना है। मतलब अवेलेबल डोज 1:1000 मतलब 1 mg 1 ml में अवेलेबल है और हमें 0.1 mg पर ml इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर 1 mg 1 ml में अवेलेबल है तो उस 1 mg को जब हम 9 ml NS में डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमें 10 ml में 1 mg मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 1 ml में 0.1 mg हो गया। यही हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पीडियाट्रिक 1:10,000 का डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे। ऑप्शंस में हमारा आएगा आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग अडल्ट CPR EtCO2 rises suddenly from 10 to 40 mmHg. What should the nurse do first? मैंने आपको पहले बताया EtCO2 के ग्राफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड 10 से अबव होना चाहिए और जब 40 के अराउंड EtCO2 लेवल पहुंच जाता है तो मतलब पेशेंट का रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन है। ठीक है, तो स्टॉप CPR एंड चेक रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, बिल्कुल हमारा आंसर ये होगा। अदर ऑप्शन क्या है? इंक्रीज वेंटिलेशन रेट, बिल्कुल भी नहीं। गिव एपिनेफ्रिन, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यू CPR फॉर 2 मिनट एंड रीअसेस लेटर, बिल्कुल भी नहीं। ये आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट विथ अ मोर्फिन ओवरडोज हु इज अनकॉन्शियस विथ शैलो इरेगुलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? ठीक है, पेशेंट को मोर्फिन ओवरडोज है। यहाँ पे कंडीशन दोबारा हमारे पास सेम सिमिलर क्वेश्चन आ गया लेकिन कंडीशन चेंज हुई। पेशेंट अनकॉन्शियस है और रेस्पिरेशन उसका इरेगुलर है। ठीक है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है। इस कंडीशन के अंदर हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर नालोक्सोन, ऑप्शन बी इनिशिएट CPR, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर अनदर डोज ऑफ मोर्फिन, ऑप्शन डी इंक्रीज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस स्पेशल कंडीशन के अंदर जहाँ पेशेंट को मोर्फिन ओवरडोज है, सबसे पहला इमीडिएट एक्शन होगा हमें पेशेंट को नालोक्सोन देना है, एंटीडोट ऑफ मोर्फिन। ठीक है, नालोक्सोन विद इन 2 to 5 मिनट काम करना शुरू कर देता है और मॉर्फिन के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हम नालोक्सोन देंगे। अदर ऑप्शन में CPR नहीं देना है, अनदर डोज ऑफ मॉर्फिन और एग्रावेट करेगा। इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये बिल्कुल भी नहीं, पेशेंट ऑलरेडी अनकॉन्शियस है। क्वेश्चन नंबर 17। A newborn has heart rate of 55 beat per minute after 30 seconds of effective PPV. What is the correct action? एक न्यूबॉर्न है जिसका हार्ट रेट 55 है, 30 सेकेंड तक हमने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया है। अब अगला हमारा एक्शन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए कंटिन्यू PPV एंड रीचेक आफ्टर 2 मिनट्स, ऑप्शन बी स्टार्ट कंप्रेशन विथ वेंटिलेशन एट 3:1 एंड 100% ऑक्सीजन, ऑप्शन सी गिव एपिनेफ्रिन इमीडिएटली, ऑप्शन डी प्रोवाइड ओनली ऑक्सीजन वाया मास्क। आपको याद रखना है कि न्यूबॉर्न के अंदर हार्ट रेट बिलो 60 हो और हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन 30 सेकेंड तक दे दिया हो, उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट एक्शन होगा कंप्रेशन। न्यूबॉर्न के अंदर हम कंप्रेशन सबसे लास्ट में स्टार्ट करते हैं, वेंटिलेशन उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है न्यूबॉर्न के अंदर। तो हमें रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट सबसे पहले करना होता है न्यूबॉर्न में, उसके बाद हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहली प्रायोरिटी वेंटिलेशन होती है, दूसरी प्रायोरिटी कंप्रेशन होती है। ठीक है, जब वेंटिलेशन काम नहीं कर रहा उसके बाद हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन स्टार्ट कंप्रेशन विथ वेंटिलेशन, बिल्कुल ये होगा। एपिनेफ्रिन नेक्स्ट आएगा, ऑप्शन डी प्रोवाइड ओनली ऑक्सीजन वाया मास्क। ठीक है, हमारा आंसर है सिंपली, आपको याद रखना है न्यूबॉर्न के अंदर वेंटिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले और कंप्रेशन सेकंड आता है। अडल्ट में कंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अडल्ट में कंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, वेंटिलेशन जस्ट नेक्स्ट आता है उसके। बिकॉज परफ्यूजन होगा तो ब्रेन डैमेज होने से बच जाएगा, अगर परफ्यूजन नहीं होगा तो ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 4 to 6 मिनट अडल्ट का ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। A 3.2 kg term neonate remain with heart rate 40 beat per minute after 60 seconds of coordinated compression plus positive pressure ventilation 100% oxygen.
यू प्रिपेयर एपिनेफ्रिन विच डोज रेंज इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, 3 किलो का एक न्यूनेट है, हार्ट रेट 40 है, 60 सेकेंड तक हमने कंप्रेशन भी दे दिया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी दे दिया। अब हम नेक्स्ट एपिनेफ्रिन देंगे तो उस पेशेंट का एपिनेफ्रिन का डोज क्या होगा। ठीक है, डोज क्या होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूबॉर्न के अंदर पेशेंट का डोज रेंज होता है 0.01 टू 0.03 न्यूबॉर्न एंड पीड्स के अंदर mg पर kg। ठीक है, पेशेंट का वेट हमें दिया है 3.2 वेट दिया है, तो यहाँ पे डोज हो जाएगा 0.03 टू 0.09 mg IV। ठीक है, ये हमारा डोज हो जाएगा। अब हमारा रूट क्या होगा, प्रिफर्ड रूट है अम्बिलिकल वेनस कैथेटर। न्यूबॉर्न के अंदर हमें प्रिफरली अम्बिलिकल वेन के थ्रू एपिनेफ्रिन देना है। ठीक है, हमारा आंसर भी यही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बी ऑप्शन में mg पर kg डोज है और हमें पेशेंट का वेट दिया गया है, तो हमें डोज एक्यूरेट डोज क्या होगी और किस रूट से दी जाएगी वो कैलकुलेट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 19, while using an AED rhythm analysis require 25 to 30 second pause in compression. A fresher nursing officer says guidelines say interruption must not exceed 10 seconds. This is wrong practice. What is the correct response? किसी पेशेंट को AED यूज हो रहा है, रिमोट एरियाज में कोई पेशेंट का अरेस्ट हुआ है, वहाँ हमें AED यूज करना पड़ा है और हमें पता है कि AED मशीन को रिदम एनालाइज करने के लिए 25 टू 30 सेकेंड का पॉज चाहिए होता है विद कंप्रेशन में। विद कंप्रेशन AED मशीन रिदम को एनालाइज नहीं कर सकती। अब एक फ्रेशर नर्सिंग ऑफिसर इंटरप्ट करता है और कहता है कि 10 सेकंड तक से ज़्यादा हमें कंप्रेशन स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हमारा क्या करेक्ट रिस्पॉन्स होगा। ऑप्शन ए कंटिन्यूस कंप्रेशन ड्यूरिंग रिदम एनालिसिस, ऑप्शन बी स्किप एनालिसिस एंड शॉक इमीडिएटली, ऑप्शन सी एक्सप्लेन दैट AED एनालिसिस इज नेसेसरी, ब्रीफ पॉज एंड रिज्यूम CPR इमीडिएटली आफ्टर, ऑप्शन डी अवॉइड यूजिंग AED एंड वेट फॉर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन AED के रिदम एनालिसिस को जो 25 टू 30 सेकंड लगते हैं वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, AED को इतना टाइम एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा हम अदर चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। AED के हमें रिदम एनालिसिस के लिए कंप्रेशन को रोकना ही होगा 25 टू 30 सेकंड, तब भी अच्छे से रिदम एनालाइज होगी और तब भी शॉक डिलीवर किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सप्लेन द AED एनालिसिस इज ए नेसेसरी ब्रीफ पॉज एंड रिज्यूम CPR इमीडिएटली आफ्टर। जब AED के अंदर एनालिसिस हो जाता है और AED मशीन अगर शॉक देने के लिए बोलती है तो आपको शॉक का स्विच दबाना है, शॉक डिलीवर करने के तुरंत बाद CPR स्टार्ट कर देना है और CPR स्टार्ट करने के 2 मिनट बाद हमें पल्स असेस करनी है। आपको हमेशा याद रखना है शॉक देने के तुरंत बाद CPR स्टार्ट करना है और CPR के 2 मिनट बाद पल्स असेस करनी है। शॉक के तुरंत बाद हमें पल्स और रिदम चेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर रिदम हमारी नॉर्मल आ भी जाएगी लेकिन परफ्यूजन और कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो ये ज़रूरी नहीं है शॉक के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, A newborn is 3 minutes old and preductal SpO2 reads 68%. Which statement is correct? ठीक है, प्रीडक्टल SpO2 हमारे पास नया वर्ड आया, प्रीडक्टल SpO2। पिछले नॉर्सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीडक्टल SpO2 का। प्रीडक्टल SpO2 एट बर्थ चेक करते हैं, एट बर्थ टाइम से 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5 एंड 10। SpO2 का लेवल कितना होता है एट 1 मिनट होता है 60 टू 65, 2 मिनट पे 65 टू 70, 3 मिनट पे 70 टू 75, 4 मिनट पे 75 टू 80, 5 मिनट पे 80 टू 85 और 10 मिनट पे 85 टू 95% प्रीडक्टल SpO2। और प्रीडक्टल SpO2 राइट हैंड में हम सैचुरेशन प्रोब लगा के चेक करते हैं, जबकि पोस्ट डक्टल जो होता है आइदर फीट या लेफ्ट हैंड में चेक किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस थे दिस इज अबोव एक्सपेक्टेड एंड सेफ रेंज, हमें यहाँ दिया गया है कि 3 मिनट पे 68% होता है और हमें पता है 3 मिनट पे 70 टू 75% है, मतलब ये बिलो है। इट इज़ लो, कंसिडर एस्केलेटिंग रेस्पिरेटरी सपोर्ट एज 3 मिनट एक्सपेक्टेड SpO2 इज 70 टू 75%। बिल्कुल हमारा आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग अ 10 मिनट रिससिटेशन द टीम डॉक्यूमेंट्स 1 मिनट टोटल इंटरप्शन for shock airway checks
इज द टीम मीटिंग द रिकमेंडेड कंप्रेशन फ्रैक्शन टारगेट। ठीक है, अभी एक नई टर्म है CCF, चेस कंप्रेशन फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान के चलिए 10 मिनट का आपका कार्डियक अरेस्ट का टाइम है। उस कार्डियक अरेस्ट के 10 मिनट के अंदर आपने 9 मिनट कंप्रेशन किया और 1 मिनट में अदर शॉक, एयरवे चेक, पल्स चेक वगैरह किया। मतलब चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन आपके टोटल कार्डियक अरेस्ट का 80% मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका CPR अच्छा है, तभी पेशेंट के रिवाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन फ्रैक्शन का मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है? 80%। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, आंसर अभी बी नहीं है। क्वेश्चन में हमें दिया है 10 मिनट का हमारा रिससिटेशन का टाइम रहा है और 1 मिनट हमने इंटरप्शन दिया है कंप्रेशन के अलावा। ठीक है, तो चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला है चेस्ट CCF इज इक्वल्स टू कितना टाइम हमने कंप्रेशन दिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारा रिससिटेशन का कितना रहा मल्टीप्लाई बाय 100। कितना टाइम हमने कंप्रेशन दिया? 10 मिनट टोटल टाइम है और 1 मिनट इंटरप्शन रहा, मतलब 9 मिनट का हमारा कंप्रेशन रहा और 10 मिनट टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ हमारा आंसर आ गया 90%। चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन इस कंडीशन में 90% है और मिनिमम हमेशा याद रखिएगा 80% होगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन कितना होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 80%, तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक्सेसिव वेंटिलेशन इज हार्मफुल बिकॉज इट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले भी ऐसा सा एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन, ऑप्शन बी इंक्रीज विनस रिटर्न, ऑप्शन सी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी इम्प्रूव सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन। हमें पता है एक्सेसिव वेंटिलेशन पेशेंट को हम देंगे तो उसका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी। इजी है। क्वेश्चन नंबर 23। अ पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट is intubated with an endotracheal tube. As per current resuscitation guideline, the most appropriate method of ventilation during CPR is। पेशेंट इंट्यूबेटेड है और उसको अरेस्ट हो जाता है, तो करंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वेंटिलेशन का क्या मेथड होना चाहिए? ऑप्शन ए कंटिन्यूस मैकेनिकल वेंटिलेशन विथ सेम सेटिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज वेंटिलेटर रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी डिस्कनेक्ट वेंटिलेटर एंड प्रोवाइड मैनुअल बैक वेंटिलेशन, ऑप्शन डी स्टॉप वेंटिलेशन अंटिल रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। तो आपको याद रखना है पेशेंट इंट्यूबेटेड है और उसको अरेस्ट हो रहा है तो सबसे पहले वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करना है और उसको मैनुअल बैगिंग पे लेना है। पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा तो वहाँ पे पेशेंट वेंटिलेटर जो होता है हाइपर वेंटिलेट कर सकता है, एक्स्ट्रा टायरल वॉल्यूम जनरेट कर सकता है। इस कंडीशन में CPR की कंडीशन में ये हमें नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल वेंटिलेशन चाहिए बिकॉज ऑलरेडी एक एडवांस एयरवे प्रेजेंट है और हमें सिर्फ कंट्रोल 10 ब्रीथ पर मिनट हमें रेस्पिरेशन रेट देना है। तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करके मैनुअल बैगिंग हम उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग CPR in adult patient with an advanced airway in place, which of the following ventilation strategy is recommended? ठीक है, एक एडवांस एयरवे पेशेंट को ऑलरेडी है, CPR हो रहा है, कौन सी फॉलो वेंटिलेशन स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है? ऑप्शन ए 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रीथ्स, ऑप्शन बी 15 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रीथ्स, ऑप्शन सी कंटिन्यूस कंप्रेशन विथ 10 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन डी 1 ब्रीथ एवरी कंप्रेशन। आपको याद रखना है अगर पेशेंट को एडवांस एयरवे टीटी ट्यूब प्लेस है और हम उसको कंप्रेशन दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें रेशो फॉलो नहीं होगा क्योंकि एडवांस एयरवे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन कंटिन्यू करेंगे और 10 ब्रीथ पर मिनट हम मैनुअल बैगिंग के थ्रू देंगे। ठीक है, ये रेशो सिर्फ नॉन एडवांस एयरवे में कंटिन्यू किया जाता है कि 30 कंप्रेशन दिया, फिर 2 ब्रीथ दिया, 15 कंप्रेशन दिया, 2 ब्रीथ दिया। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अ पेशेंट इज फाउंड टू बी इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड इज सक्सेसफुली डिफिब्रिलेटेड, व्हाट शुड द नर्सिंग पर्सनल डू इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरिंग द शॉक? इस चीज़ के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पेशेंट को है और हमने शॉक दे दिया, उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे? ठीक है, मैंने बताया था कि शॉक देने के तुरंत बाद हम पहले कंप्रेशन देंगे
वो इमीडिएट है, कंप्रेशन देने के 2 मिनट बाद हम पल्स या रिदम चेक करेंगे, शॉक देने के तुरंत बाद ये काम नहीं करना है। ऑप्शन देखते हैं, चेक कैरोटिड पल्स इमीडिएटली, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जर्व ईसीजी रिदम और स्टेबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी, रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, बिल्कुल भी, हमारा आंसर यही होगा। ऑप्शन डी, स्टार्ट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन थेरेपी, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा सी। तो हमने देखे सीपीआर के नोट सेट लेवल बेस क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें से कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, कोई आंसर समझ में नहीं आया, रैशनल समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। सीपीआर के नोट्स और ये क्वेश्चन की पीडीएफ दोनों मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ, आप पहले नोट्स अटैम्प्ट कीजिएगा, पढ़िएगा उन्हें, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन दोबारा अटैम्प्ट कीजिएगा। आई होप सो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग।